हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं श्रुतलेख वाले शब्द। तो श्रुतलेख के लिए हमारे पास में शब्द हैं प्रयोगशाला, अनियंत्रित एकाग्रता, निस्तब्धता, तपस्या, निसंदेह, उपलब्धियों, स्वर्णिम, वातावरणीय, स्वनिर्मित, आवरण, निर्धारित, क्षितिज, व्यस्ततम, फासला, उड़न तश्तरी, बवंडर, वंशजों, क्षण, प्रतिक्षण, पारदर्शी, एम्बुलेंस, ट्रांसमिट, न्यायालय, मुलजिम, हैसियत, पैगाम, अल्ट्रावायलेट, ओजोन, प्रतिवाद, संज्ञा, शून्य, संवृत। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, प्रोफेसर यासीन की प्रसन्नता का क्या कारण था। समययान के निर्माण की सफलता प्रोफेसर यासीन की प्रसन्नता का कारण था। ख है, समययान के बाहर का दृश्य देखते ही प्रोफेसर अवाक क्यों रह गए। समययान के बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती रेत ही रेत नजर आती। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास का भी कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए प्रोफेसर अवाक रह गए। प्रोफेसर को ट्रांसमिट करके कहाँ ले जाया गया। तो प्रोफेसर को ट्रांसमिट करके न्यायालय ले जाया गया। घ है, वकील ने पर्यावरण से छेड़छाड़ से के क्या परिणाम गिनाए। वकील ने बताया कि पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण वृक्ष नष्ट हो चुके हैं, ओजोन की छतरी विलीन हो गई है, समुद्रों का जल स्तर बेतहाशा बढ़ गया है और आए दिन आंधी तूफान आते रहते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, प्रोफेसर यासीन की समय चक्र की यात्रा की तैयारी का वर्णन कीजिए। तो प्रोफेसर यासीन ने वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए विशेष प्रकार की स्वनिर्मित पोशाक पहनी, जिससे वे अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे। समययान में पहुंचकर उन्होंने कंप्यूटर चालू कर दिया, जिससे उसका सतरंगा आवरण तेजी से घूमने लगा। ख है, अदालत का दृश्य कैसा था। अदालत में सामने एक ऊंची कुर्सी पर जज, अगल बगल वकील और पीछे दर्शक थे। प्रोफेसर मुलजिम के कटघरे में खड़े थे। वहां मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। ग है, आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। वकील ने ऐसा क्यों कहा। तो प्रोफेसर यासीन के समय के लोगों ने पर्यावरण से छेड़छाड़ और वृक्षों का विनाश किया था, जिससे उनके वंशजों को प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए जमीन से 10 फीट नीचे अपना आवास बनाना पड़ा। इस कारण वकील ने ऐसा कहा। घ है, प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख क्यों निकली। प्रोफेसर को अपराधी मानते हुए अदालत में उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। अपने शरीर को अणुओं, परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। ड़ है, इस स्वप्न ने प्रोफेसर यासीन को क्या एहसास कराया। तो इस स्वप्न ने प्रोफेसर यासीन को एहसास कराया कि अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा। च है, हमारी पृथ्वी चंद्रमा या सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग है। कैसे। तो सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं। इसलिए हमारी पृथ्वी चंद्रमा या सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग है। 6 है, यह पाठ हमें क्या संदेश देता है। तो यह पाठ हमें हमारी वर्तमान जीवन शैली और उनसे उपजे पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करता है। यह हमें सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने का संदेश देता है। आगे है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए का पहला है, यह करोल बाग 1900 का न होकर 2500 ईस्वी का था। इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। तो लेखक समययान के द्वारा जहां पहुंचे, निस्संदेह वह करोल बाग ही था, लेकिन समय के फेर और पर्यावरणीय बदलावों के कारण मृत्यु के समान भयावह लग रहा था। जीवन का तो वहां कोई नामो निशान ही न था। दूसरा है, अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है।
तो पाठ की यह पंक्ति मनुष्य को पर्यावरण की ओर जागरूक करती है और संकेत करती है कि समय की यात्रा जैसे मिशनों पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने समय की जरूरत यानी पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना है। इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। आगे हमें एक पठित गद्यांश दे रखा है, उसके नीचे प्रश्न दिए हैं। तो उसका पहला प्रश्न है, प्रोफेसर को एक एक क्षण भारी क्यों लगने लगा? तो सूरज की असहनीय गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से प्रोफेसर को एक एक क्षण भारी लगने लगा। दूसरा है, प्रोफेसर को ऐसा क्यों लगा कि जैसे वे किसी अन्य ग्रह पर आ गए हों? तो प्रोफेसर को ऐसा इसलिए लगा कि वे किसी अन्य ग्रह पर आ गए हों क्योंकि वहां दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह मौजूद नहीं था। प्रोफेसर यासीन कहाँ खड़े थे? तो प्रोफेसर यासीन 2500 ईस्वी के करोल बाग में खड़े थे। किस सवाल का जवाब खोजने में प्रोफेसर असमर्थ थे? तो इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन है, प्रकृति या स्वयं मनुष्य? इस सवाल का जवाब खोज पाने में प्रोफेसर यासीन असमर्थ थे। आगे हम बढ़ते हैं। वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार हमें लगाना है। पहला है, बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। 2 नंबर, वहां मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। 4 नंबर, तो इसी प्रकार से हम सभी को उनके नंबर के हिसाब से लगा देंगे इन लाइंस को। आगे है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है हमें। तो पहला है, इस कहानी में किस समय की कल्पना की गई है? 2500 ईस्वी। ख है, प्रोफेसर साहब दौड़ते हुए किससे टकरा गए? कांच की पारदर्शी दीवार से। ग है, न्यायालय में मौजूद व्यक्तियों की क्या विशेषता थी? उनकी त्वचा धूप की तरह पीली थी। घ है, प्रोफेसर को क्या सजा सुनाई गई? तो मृत्यु देने की। अंत में प्रोफेसर को समझ आ गया कि हमें अपने समय को देखना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सोचकर लिखिए का प्रश्न। तो सोचकर लिखिए का प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवनदायक परिस्थितियां बनी रहें, इसके लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? तो इसे आप अपने शब्दों में लिखें। तो बहुत अच्छी बात है, मैंने अपने शब्दों में लिखा है यहाँ पर। पृथ्वी पर जीवनदायक परिस्थितियां बनी रहें, इसके लिए हमें बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जल संरक्षण करना, पुरानी वस्तुओं को रिसाइकिल करना, वृक्षारोपण करना, प्रदूषण ना फैलाना आदि ऐसे उपाय हैं जिनसे हम पृथ्वी को आने वाली पीढ़ी के लिए रहने लायक बना सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से यानी व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो व्याकरण का पहला प्रश्न है, हिंदी पर्याय लिखिए। तो हकीकत यानी वास्तविकता, पैगाम संदेश, जिम्मेदार उत्तरदायी, जवाब उत्तर, फासला दूरी, हैरान आश्चर्यचकित। प्रश्न संख्या 2 है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हमें यहाँ पे लिखने हैं। अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, अक्षम यानी असमर्थ, कलई पोल खुलना या असलियत सामने आना, कलाई शरीर का एक अंग है, ग्रह खगोलीय पिंड, गृह घर। प्रश्न संख्या 3 है, उदाहरण के अनुसार हमें यहाँ पे लिखने हैं पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, हंसना बोलना, हंसना और बोलना, आंधी तूफान, आंधी और तूफान, अणु परमाणु, अणु और परमाणु, दिन रात, दिन और रात, आशा निराशा, आशा और निराशा। प्रश्न संख्या 4 है, वाक्य छांटकर हमें लिखने हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे 2-2 वाक्य छांट के हमें लिखने हैं, अकर्मक क्रिया के और सकर्मक क्रिया के। तो अकर्मक क्रिया में हमने लिखा है, देखा विजय हम जीत गए, विजय अपने आप पर ही हंस पड़ा। सकर्मक क्रिया में है, समय की अबाध गति पर हमारे समय यान ने विजय हासिल कर ली, केबिन में चारों ओर से लाल प्रकाश फूटने लगा। प्रश्न संख्या 5 है, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो यहाँ पे दिए गए वाक्यों में उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखना है। येलो पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं। जिसकी परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। इस सवाल का जवाब खोज पाने में पूर्णतः असमर्थ थे प्रोफेसर यासीन। प्रोफेसर यासीन यंत्रवत खड़े थे। यह आविष्कार निसंदेह मानव कल्याण में उपयोगी सिद्ध होगा। प्रशांत छोटा है इसलिए वह थोड़ा खाता है। कहते कहते वकील का चेहरा लाल पड़ गया।
बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी। प्रश्न संख्या 6 है मुहावरे वाला। तो यहाँ पे मुहावरे चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। येलो पट्टी में आपको मुहावरे दिए गए हैं। तो युद्ध आरंभ होते ही सैनिक शत्रुओं पर टूट पड़े। ख है परीक्षा समाप्त हो जाने पर छात्र घोड़े बेचकर सो गए। ग है सूर्यास्त के समय देखते ही देखते सूर्य आंखों से ओझल हो गया। घ है उस धोखेबाज का तो मेरे सामने नाम ना लो। ड़ है डूबता हुआ व्यक्ति दोनों हाथ उठाकर गला फाड़कर चिल्लाने लगा। प्रश्न संख्या 7 है दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों के भेद हमें यहाँ पे लिखना है। पहला है आज आपकी मेहनत सफल हो गई, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। ख है विजय अपने आप पर ही हंस पड़ा, निजवाचक सर्वनाम। ग है कौन मेहमान प्रोफेसर यासीन, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। घ है जैसा बोओगे वैसा काटोगी, संबंधवाचक सर्वनाम। ड़ है यह आपका बड़प्पन है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।